जनवरी में भी तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा पहुंच गया है और इससे दिन और रात के तापमान में भी भारी अंतर दिखा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम हुए हैं, जिसकी वजह से मावठ नहीं हुई है। यही कारण रहा है कि तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिला है। मावठ नहीं होने से फसल चक्र भी गड़बड़ा गया है और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि पिछले एक दशक में राजस्थान में जनवरी का महीना भी गर्म होने लगा है। 2014 से 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी के औसत अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और जनवरी 2025 के अंतिम हफ्ते में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। डेटा एनालिसिस से ये बात सामने आई है कि जनवरी में 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचना अब नया पैटर्न बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ग्लोबल वार्मिंग का असर है या फिर इसका कोई दूसरा कारण है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? इस बार देखा गया कि सडनली मकर संक्रांति के बाद देखा जाए तो 14 जनवरी के बाद में जो हीट का वेव्स आ गया। मैक्सिमम टेम्परेचर आज का दिन में मैं देखूँ तो 32-33 की तरफ जा रहा है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 17-18 के बीच में है। तो इसमें जो नुकसान एग्रीकल्चरल फील्ड में हो रहा है वो काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है फार्मर्स के लिए, क्योंकि अभी खेत में जीरा, मस्टर्ड ये सब खड़े हैं फसल और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही हीट स्ट्रेस बढ़ गया उसमें एक फोर्स्ड मैच्योरिटी होता है, जल्दी जल्दी पकने का, क्रॉप थोड़ा सूख रहा है, तो फार्मर को जो पैदावार होना था उससे थोड़ा हीट स्ट्रेस से थोड़ा मतलब आपका पैदावार कम होने का संभावना है। और एक क्लाइमेट चेंज की तरफ देखा जा रहा है, ये धीरे धीरे करके मतलब एक सीजन जो है स्प्रिंग सीजन का थोड़ा सैंडविच होने का विंटर और समर के बीच में ये थोड़ा नज़र आ रहा है। तो हमारा किसान भाइयों को मतलब ये जो वेदर चेंज हो रहा है इसका वजह से जो पैदावार में नुकसान हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में ऐसे कोई बीज अपनाना चाहिए जो ये हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए पहली पक के तैयार हो जाए। ऐसे कोई बीज बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे हमारे एक एग्जाम्पल के तौर यहाँ पे काजरी में एक क्यूमिन का जो जीरा के एक बीज तैयार किए, जो पौधे तैयार किए सीजेड से 94, जो 20 दिन पहले पक जाता है। तो जो हीट स्ट्रेस से जो नुकसान होता है उस टाइप का नुकसान उस किस्म में नहीं होगा। तो इस टाइप का कुछ पैदावार अपनाना चाहिए और हीट स्ट्रेस से बचने के लिए क्रॉप ड्यूरेशन को चेंज करके पहले बुआई करके हीट स्ट्रेस से पहले ही उसको हार्वेस्ट करने के लिए करना चाहिए। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है इसका कितना नुकसान किसानों की फसलों पर पड़ रहा है और एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। सर्दी में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से औसत बारिश 8.7 मिलीमीटर होनी थी, इस बार सिर्फ 4.5 मिलीमीटर बारिश हुई है और बारिश कम होने से मावठ में कमी हुई है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। गेहूं, सरसों और दलहन की फसलें इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सर्दी में पश्चिमी विक्षोभ कम सक्रिय रहता है और औसत बारिश 8.7 मिलीमीटर होनी थी। तो मार्च में असली इम्तिहान हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको हम बता रहे हैं। 2 से 4 डिग्री तापमान आगे गिरेगा और बाद में तापमान में बढ़ोतरी होगी। मार्च में आपको बता दें कि मौसम और बदलेगा। बसंत ऋतु की अवधि कम रही और मार्च के पहले हफ्ते से गर्मी बढ़ती जाएगी। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर सुजीत शाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट है, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। शुरुआत डॉक्टर सुजीत आपके साथ करना चाहेंगे। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और अभी से ही मई जैसी गर्मी हो रही है मार्च अप्रैल के महीने में, एक तो सबसे पहले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव हो रहा है, दूसरी तरफ किसानों की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। सब कैसे इसको समझे, मौसम के इस बदलाव को क्या खतरे की घंटी समझी जाए? अब देखें फरवरी के मौसम में जो गर्मी शुरू हो गई है, जो दिन में तापमान ज्यादा
और शाम में जो हम ठंड महसूस कर रहे हैं, जो कि बहुत गुलाबी सा ठंड है, तो इस मौसम में जब शरीर एडजस्ट हो रही होती है, जो ठंड से हम गर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक बीमारी को भी न्योता होता है। दिन भर गर्मी रहती है, फिर अब शाम को ठंड महसूस होता है, शरीर एडजस्ट नहीं कर पाती, हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो उसको इम्यून नहीं हो पाता। तो जैसे ये चीजें सब ऊपर नीचे उथल पुथल हो रही होती है बदल क्लाइमेट में, तो हम प्रोन होते हैं इन्फेक्शन को। और इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं? अगर इन्फेक्शन नॉर्मल देखें तो सर्दी खांसी बुखार तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया है। जैसे वैसे ही वातावरण में कुछ चेंज आएगी, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो जी जी। ठंड हो, हम इन्फेक्शन को प्रोन हो जाते हैं। सर्दी खांसी हर घर में चलती है, इस मोर ऑफ कंटेजियस। कंटेजियस मतलब एक से होकर दूसरे को लगना। बिल्कुल। ठीक है, वो वायरल हो, चाहे वो कोई वायरस वायरल मतलब किसी वायरस के माध्यम से, जैसे कोई इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कोई वायरस हो गया, जो किसी भी एक को लगने से दूसरे पूरे घर परिवार को साथ में हो जाता है। तो किसी जो अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जो दमा के पेशेंट, अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें मौसम तक जैसे करवट लेती है, वो दमा के प्रेसिपिटेट फैक्टर ट्रिगर हो जाता है, और फिर वो अस्थमा वाले केसेस और बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यही सेम होता है सीओपीडी के लिए, जो एम्फाइसीमा वाले होते हैं, जो जो इनहेलर्स पे रहते हैं, जो नेबुलाइज करते हैं, ये सब पेशेंट्स के केसेस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे मौसम करवट ले, हमें थोड़ा सा अपने खुद से ही बचाव करना है। हाँ। कि जब जैसे बचाव है, यहाँ के घर हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है। नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में आप देखते हैं कि बहुत पोल्यूशन है, चाहे वो किसी पराली के वजह से हो या किसी फैक्ट्री के वजह से हो, जो उसके गंदे कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, या गाड़ियों के माध्यम से हो। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखना है, और वो बचाने का कारण होगा हम मास्क पहने, कम से कम बाहर ट्रैवल करें, खासकर दोपहर टाइम में। अगर ट्रैवल भी करना है तो शाम का वक्त सही रहता है, जहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं, पर वही मास्क पहन के जाना है यहाँ पे, हाँ। कुछ इमरजेंसी रहा तो। बस ये सब चीजें जो नॉर्मल फ्लू के इन्फेक्शन से थोड़ा हमें उनसे बच के रहना है। और हमें यहाँ ध्यान देना है, डॉक्टर से परामर्श लेते रहें कि भैया कौन कौन सी दवाइयाँ जो है, चाहे वो इन्फेक्शन नॉर्मल एंटी एलर्जिक हो, या अगर ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है बीमारी तो हम एंटीबायोटिक्स लें। अपना परामर्श, अपने इन्वेस्टिगेशन, हमें टेस्ट आते रहें, जिससे कि हमारा सेहत बिल्कुल सही बने। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और ये बहुत ज़रूरी है कि अपना इस समय में खास ख्याल रखें ताकि इस तरीके की बीमारी की चपेट में इंसान आने से बचे। चलिए अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ प्रोफेसर चेतन जी भी जुड़े हुए हैं। चेतन जी, सबसे पहला सवाल सबके दिमाग में यही आ रहा है कि अचानक से जो मौसम का पैटर्न बदला है, इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है, ये जानने के लिए हर किसी के दिमाग में ये सवाल है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि अचानक से मौसम में इतना बदलाव हो रहा है, तापमान अभी से ही बढ़ता जा रहा है। जी शिवानी जी, धन्यवाद। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अच्छा ये हो क्यों रहा है। मनुष्य जीवन तो धरती पर 2.5 लाख साल पुराना है, होमो सेपियंस। तो अब पिछले 50-100 सालों में ऐसा क्या हो गया कि ये मौसम ही बदलने लगा। वेल, एक सीधी सी बात हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो धरती है, धरती का साइज एकदम फिक्स है, और धरती के सारे संसाधन फिक्स है, पर सारे मनुष्यों को क्या लगता है, ज्यादा जरूरत, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा कंजम्पशन, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा बड़ा घर। और दुर्भाग्य से क्या होता है शिवानी जी, ये पूरा जो एनर्जी है जी। जो हम चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, ये सब कार्बन से आते हैं। ये सब कार्बन से मिले, उसका अणु कार्बन है। और जब भी हम सामान ये सबको जलाते हैं, उपयोग करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डीजल चलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। और घर में एलपीजी पे खाना बनाए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जी। एक तरह से मैं लोगों को समझाता हूँ कि ये जो एनर्जी का उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो अदृश्य होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड दिखती नहीं, वो अदृश्य कचरा है। दिखने वाला कचरा हमको पता चल जाता है, जो कचरा हवा में छोड़ते हैं आसमान में, वो दिखता नहीं है। और ये जो कचरा है, ये ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, मतलब गर्मी को पकड़ने का। आप सभी लोगों को जान के आश्चर्य होगा, इस समय धरती के वातावरण में 52% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है। जी। मतलब आधुनिक मनुष्यों ने अपनी धरती के वातावरण को 52% बदल डाला है। तो चूंकि 52% एक्स्ट्रा गैस हो गई है वातावरण में, तो धरती के गर्मी के पकड़ने की क्षमता 52% बढ़ गई है, तो धरती का तापमान बढ़ा है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि शरीर का तापमान हमारा 97-98 डिग्री होता है। सिर्फ 2 डिग्री तापमान बढ़ जाए तो हम क्या बोलते हैं, बुखार आ गया 100 डिग्री पे। आपको पता है इस समय धरती का तापमान कितना बढ़ चुका है? लगभग 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि धरती को बुखार आया है, और ये स्थिति कम नहीं होने वाली। हर साल बद से बदतर होने वाली है। और उसका एक ही सॉल्यूशन है शिवानी जी, मैं सभी दर्शक इसको ध्यान से सुने। ये धरती का साइंस फिक्स है। हम कितना भी विज्ञान बढ़ा लें, कितना भी चांद पे चले जाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी कर लें, परंतु धरती पे संसाधनों को नहीं बढ़ा सकते। पानी, मिट्टी, हवा, खनिज कुछ नहीं बढ़ा सकते।
एक ही सॉल्यूशन, अपनी जरूरत को सीमित करना पड़ेगा। हम नया बीज बना सकते हैं, जैसे कि वो उन्होंने कहा, हम नया ऐसा कर सकते हैं, परंतु ये बचाव है। कैंसर के इलाज के लिए हम पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहते हैं, कैंसर का उपयोग इलाज करना है तो आपको कीमोथेरेपी ही करना पड़ेगी, अपनी जरूरतों को कम करना पड़ेगा, तभी हम आने वाले समय में तापमान कम कर पाएंगे। वरना जो हमें दिख रहा है ये शुरुआती लक्षण है, ये बहुत भयानक हो, ये बहुत ही शुरुआती लक्षण है। इसलिए आज ही हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारी जरूरतों को कम करना पड़ेगा। अच्छा, हम ये भी भूल जाते हैं कि जब मैं ब्रश करता हूं तो भी कार्बन उत्सर्जन होता है, मैंने कपड़ा खरीदा तो भी कार्बन उत्सर्जन होता है, मैंने गाड़ी चलाई तो भी होता है, मैंने सामान लिया तो भी होता है। तो जीवन के हर काम में हम सब लोग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, कार्बन उत्सर्जन का ये धरती बहुत का ही तापमान महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है कि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में अगर यही लापरवाही रही तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। डॉक्टर सुदीप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह भी जुड़ रहे हैं, मौसम एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर, आपके पास आऊंगी और जानूंगी कि किस तरीके से मौसम में जो बदलाव हो रहा है इसके पीछे के कारण क्या है और आगे की स्थितियां कैसे बदल सकती हैं। उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव भी है, कृषि विशेषज्ञ। आपसे सर जानना चाहूंगी, सबसे ज्यादा प्रभावित फसलें हो रही हैं, औसत से कम बारिश हुई है, किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में एक संदेश किसानों के लिए कि उन्हें किस तरीके से अपने फसलों को बचाना है और क्या उपाय उन्हें करने चाहिए। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था। आज से करीब 10-15 साल पहले मैंने ये बोल दिया था कि न केवल तापमान बढ़ने की परेशानी है, बल्कि जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी में आप ये करना मुश्किल हो गया है कि नहीं, अगर तापमान बढ़ गया तो अब से तापमान ज्यादा ही रहेगा। अभी जो मेट्रोलॉजिस्ट साहब कह रहे थे, कभी चांसेस हैं कि एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा और उसके कारण टेम्परेचर फिर से डाउन होगा। अब ये जो अप और डाउन का है, बेमौसम की बारिश होना, ये सारे हमारे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अब जैसा सोलंकी जी कह रहे थे, वो तो अपनी जगह है कि क्या होगा वो केवल एक आदमी के करने से तो होगा नहीं। तो पूरा जब तक एक कंबाइंड इफेक्ट नहीं होगा, ये तो वैसे है कि सड़क पर चलते हुए हम सही चल सकते हैं, लेकिन दूसरा भी सही चलेगा तभी नुकसान नहीं होगा। सही कहा सर। तो सबसे ज्यादा चीज है कि किसान को 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो जो कि जैसी वेराइटीज हैं उस तरह की वेराइटीज में आजकल इस पे काफी काम चल रहा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज के ऊपर, जो कि टाइम से सोइंग कर लें, मतलब उस हिसाब से गर्मी को बर्दाश्त करने वाली वेराइटीज। जब तक वैसी वेराइटीज बिल्कुल मार्केट में नहीं आती, एक काम हमने शुरू करवाया था, वो ये कि जैसे बिहार वगैरह में लेट सोइंग होती है, लेट सोइंग होने के कारण जो है अधिकांशतः गर्मी का सामना करना पड़ जाता है क्रॉप को। तो हमने ये ज्यादा सलाह दी थी कि नहीं, आप 15-20 नवंबर तक, 25 नवंबर तक हर हाल में गेहूं की सोइंग खत्म कर लें। इसी तरह राजस्थान में भी यही करना पड़ेगा कि हम थोड़ा सा अर्ली सोइंग कर ले, ताकि इस जो फरवरी के दूसरे पखवाड़े में जो गर्मी शुरू हुई है उससे हम बच सकें। दूसरा ये है कि अब इस समय क्या किया जाए, इस समय खासतौर से गेहूं में जहां तक मैं समझता हूँ एक हल्की सी सिंचाई दे दें, ताकि जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप गर्मी होती है, अभी बता रहे थे गर्मी होती है तो भाई थोड़ा सा पानी डाल लो चेहरे पे, या बुखार आ गया तो जैसे वो कहते धरती को बुखार आ रहा है तो आप गीली पट्टी रख लेते हैं माथे पे, वैसे ही हम करें, थोड़ा सा उन्हें पानी दे दे, हल्का पानी। ज्यादा पानी देने पे एक और होगा, क्योंकि अभी अगर हवा से चलगी लू टाइप की होगी सिचुएशन तो गेहूं की फसल गिर सकती है। तो सिंचाई जो है वो हल्की सिंचाई दें, ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए, जो उसकी माइक्रो क्लाइमेट है वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। इससे जो है खासतौर से गेहूं और चना जो बातें हो रही कि उसके दाने छोटे हो सकते हैं, क्योंकि गेहूं में इस समय दूध आया होगा है, और अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा तो वो दूध जब दाने में फॉर्म होता है उस समय वो सूखने लग जाता है, तो दाने छोटे हो जाते हैं। वही चीज चने में भी होगी। तो एक हल्की सी सिंचाई दे दें। इसके अलावा तो इस समय फिलहाल कोई और रास्ता तो है नहीं। फिलहाल तो यही है कि इसमें जो है हमें भुगतना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज धरती के साथ जो हमने खिलवाड़ किए हैं उसकी सजा तो हम सबको भुगतनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। डॉक्टर वेद प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से औसत से इस बार कम बारिश हुई है, बर्फबारी भी कम हुई है, समुद्रों में उथल पुथल हुआ है
और अभी से ही अप्रैल वाली गर्मी पड़ने लगी है। मौसम के इस यूटर्न को क्या समझा जाए? किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लोगों की परेशानियां इससे बढ़ रही हैं, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं और लोगों की जो लापरवाही है उसका इससे कितना असर पड़ रहा है? किस तरीके से यहाँ पर पेड़ों की कटाई जो हो रही है उसका असर है, और कुल मिलाकर जो बदलाव हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या समझी जाए? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें तो जनरली जो पीक विंटर सीजन माना जाता है जनवरी का महीना, यहाँ पे कई सारे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और साथ में जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों को जो है प्रभावित किया, बर्फबारी हुई। लेकिन जिस तरीके का वेट स्पेल सेंट्रल इंडिया या फिर उससे लगे हुए दूसरे क्षेत्रों में होना चाहिए था, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के दूसरे पूर्वी हिस्से, वो देखने को नहीं मिला। बारिश की गतिविधियां उतनी हुई और तापमान बढ़ते चले गए। अगर हम 20 जनवरी के बाद देखें तो न्यूनतम तापमानों का जो सिलसिला था वो कंटिन्यूअस हर हफ्ते 1 से 2 डिग्री बढ़ता रहा और फरवरी के लगभग 20 से ही ये आभास होने लगा कि ये गर्मी की शुरुआत हुई। जी। हालांकि प्रशांत महासागर में जो लानिना की स्थितियां थी वो सक्रिय रही। आईओडी पॉजिटिव नहीं था, न्यूट्रल था, जिसकी वजह से बारिश गतिविधियां उतनी हुई नहीं। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो पश्चिमी विक्षोभों की फ्रिक्वेंसी माने हर महीने एवरेज 3 से 4 पश्चिमी विक्षोभ आते थे, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई, जो सीधा सीधा जलवायु परिवर्तन का एक इम्पैक्ट है। दूसरा जो पश्चिमी विक्षोभों का एक ट्रैक रहता है, कितना एरिया कवर करेगा और किस तरीके का कैरेक्टर शो करेगा, वो वेट स्पेल लेके आएगा या फिर मध्य भारत में ड्राई स्पेल और ऊपर हल्की बर्फबारी करके चला जाएगा। उस तरीके का जो चेंज है, एक वेदर पैटर्न में चेंज देखने को मिला है, वो भी एक तरीके से जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। सो डेफिनेटली जो इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज है, क्योंकि उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, फिर उसकी वजह से बाकी जो भी नेचुरल फिनोमेना है अलग अलग पूरे पृथ्वी के हिस्सों में जो हो रहे हैं, जिसके कारण जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं, चाहे वो पश्चिमी विक्षोभ हो या लो प्रेशर एरिया हो या फिर खासकर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में जो भी गतिविधियां हैं, जो वहां से हवाएं चलती हैं, तो विंटर सीजन में जो चीजें होनी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं हुई और उसी वजह से ना तो बारिश सामान्य हो पाई और ना ही तापमानों का जो न्यूनतम तापमान खासकर 10 डिग्री से कम रहने चाहिए थे वो नहीं हुए। और अभी आज भी जो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दीर्घकालिक पूर्वानुमान जारी किया है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट समर सीजन के लिए, उसके हिसाब से देखें तो मार्च में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो लगे हुए महाराष्ट्र, गुजरात के हिस्से, वहां पे भी मार्च में भी 5 या उससे ज्यादा हीट वेव के दिन देखने को मिल सकते हैं। जबकि पूरे अगर तीनों महीनों की बात करें गर्मी के दिनों की, जो आपका मार्च अप्रैल महीना है, तो वहां पे भी कम से कम 15 से 30 दिन लू या फिर भीषण जो आपका हीट वेव है उसकी कंडीशंस प्रिवेल कर सकती है। बिल्कुल, तो ये अपडेट आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बताई है दर्शकों को। डॉक्टर सुजीत, आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है, अब हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि जो परेशानियां इससे बढ़ रही हैं स्वास्थ्य संबंधी, कैसे अब इसको लेकर तैयारी की जाए? चूंकि अभी से ही फरवरी के महीने में अप्रैल वाली गर्मी है, तो आगे का अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि आगे जो समय आने वाला है उसमें किस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी होगी। एक संदेश दर्शकों के लिए कि अब जो तैयारी है गर्मी को लेकर उसे कैसे करना है, ताकि पहले से ही स्वास्थ्य को लेकर लोग अलर्ट रहें, कोई लापरवाही ना करें और मुश्किलें आगे और ज्यादा ना बढ़ें। अभी तो जो मौसम चल रहा है, जो कि ओवरलैप हो रहा है, ठंडी गर्मी साथ में चल रही है। अभी तो इस मौसम में हमें जो फ्लू से, जो मैं आपको बताया था पहले भी, हमें फ्लू से बच के रहे। जब यही मार्च और अप्रैल शुरू हो जाएगा तो एक लू का मौसम शुरू हो जाता है, जो कि हम गर्मी बोलते हैं, 35-30, हमारे यहाँ नॉर्थ में 40 डिग्री टेम्परेचर होती है, तो उसका खतरा रहता है हीट स्ट्रोक का। हमें बेसिकली हाइड्रेशन रखना, पानी की मात्रा शरीर में ज्यादा रहे, जहां से हमें लू ना पकड़े, ठीक है। बीमार, अपने आप को हाइड्रेट रखना, कोई कैसा कुछ नहीं, माने कोई किसी को कोई लूज मोशन होता है या कुछ समस्या ऐसी होती है जो हो जाती है धूप लगने से, तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखना। कुछ ऐसी दवाइयां हो जो लगे, आप किसी डॉक्टर को दिखा के लिया करें, खुद से कोई स्वयं इलाज नहीं करना। ये सब मेन चीज तो यही है कि आपने जो आपके डॉक्टर है, जो फैमिली डॉक्टर है, उनसे परामर्श करके ही दवा लेना है। और इन सब मौसम से थोड़ा सा बस इन्फेक्शन का ध्यान देना है और कुछ ज्यादा केयर रखना है। जहां तक ठंड से, जो मैं आपको बताया था सिम्टम्स, उससे आपको जो बच के रखना है वो नॉर्मल है। जो कि जो लंग की दिक्कतें हैं, जिनको नॉर्मल जो सीओपीडी की दिक्कतें हैं, उन्हें अपने इनहेलर्स, अपने मास्क बचा कर लगा कर रखना है टिल द टाइम ये ओला सिम्टम खत्म ना हो जाए। और जैसे ये सिम्टम खत्म हो जाएंगे वैसे आपने केयर रखना है। गर्मियों में बस ये ध्यान रखना है पानी की मात्रा सही रहे, पानी का इंटेक प्रॉपर रहे, कोई कोताही ना बरतती है, बस हीट स्ट्रोक से बच के रहना है। क्योंकि अगला मार्च अप्रैल मई ये तेज गर्मी वाला मौसम रहेगा जो हर साल आता है। हम हर साल यही चीज बात करते हैं। थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है, बस ये आपने ध्यान रखना है।
बिल्कुल, तो अगर ये उपाय लोग करते हैं तो जो संबंधित स्वास्थ्य से परेशानियां लोगों की हो रही हैं उससे अब आगे की तैयारी सही हो जाएगी। प्रोफेसर चेतन, देखिए क्लाइमेट चेंज को लेकर अगर हम समझने की कोशिश करें तो बड़ी वजह इसकी जो सामने आ रही है, लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं, ला नीना का प्रभाव भी सामने आ रहा है, लेकिन अब आगे के मौसम के बारे में अगर समझने की कोशिश करें, क्या लापरवाहियां, क्या गलतियां और क्या जो वजह है इसके पीछे जिस पर काम करने की अभी ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है अचानक से, जिसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, उसे समझने में आसानी हो और उस पर काम करने में भी आसानी हो। बिल्कुल शिवानी जी, और एकदम मैं हमेशा लोगों को समझाता हूं कि मामला एक ही है, जो गड़बड़ एक ही है कि हम सब जो प्रगति चाहते हैं, है ना, हर राज्य, हर शहर, हर व्यक्ति, हर देश चाहता है कि हम ज्यादा प्रगति करें। ज्यादा प्रगति में ज्यादा ऊर्जा लगती है और ये ज्यादा ऊर्जा कार्बन से आती है, जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कम ऊर्जा का उपयोग करना, कम चीजों का उपयोग करना, क्योंकि धरती सीमित ही है, तो और कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता। दूसरा प्रॉब्लम ये है, सब लोग समझें कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक बार जो हवा में जाता है, वातावरण में जाता है, तो उसकी जो लाइफ है वो 300 साल होती है। मतलब आज हम जो खाना खाएंगे, आज हम जो ट्रेवल करेंगे, आज हम जो कपड़े पहनेंगे, आज हम जो बिजली का उपयोग करेंगे, उसका असर 300 साल तक रहने वाला है। इसलिए इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, हम बोलते हैं हमेशा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। इसका बचाव ही उपचार है, और उसको आपको जरूरतें ही कम करना पड़ेगी। आप चांद पे जा सकते हैं, 10G नेटवर्क कर सकते हैं, बहुत एडवांस AI कर सकते हैं, कंप्यूटर कर सकते हैं, परंतु यदि आपने जरूरतों को कम नहीं किया तो कोई भी सॉल्यूशन काम आने वाला नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज मैं ये सारे सामान का उपयोग करता हूं, पर मेरे बच्चे और मेरे नाती पोती ज्यादा भुगतने वाले हैं। तो मैं इसको, जो कार्बन उत्सर्जन जो हम जाने अनजाने शिवानी जी करते हैं, मैं इसको बोलता हूँ ये आधुनिक जीवन का पाप है। बिल्कुल सर। यही पाप है कि हम लोग जाने अनजाने ज्यादा उपभोग करते। बेचारी धरती माँ बढ़ नहीं रही, पर हम सबको बढ़ना है, तो ये आधुनिक जीवन का पाप है। इसका सॉल्यूशन ही अपनी जरूरतों को कम करना है, जो हमारे सारे शास्त्रों में लिखा है, सारे धर्मों में लिखा है। हमारी जरूरतें सीमित होना चाहिए, इच्छाएं सीमित होना चाहिए। क्योंकि मैं तो वैज्ञानिक हूं, पर इसका सोलर एनर्जी लगाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल करना, ग्रीन हाइड्रोजन करना, ये सब उपचार हो सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, ये हम थोड़ा सा मदद मिलेगी, पर अल्टीमेटली आपको जरूरतें कम करना पड़ेगी। कम करके फिर हम सोलर पे जाएंगे, अपनी जरूरतों को कम करके हम रिन्यूएबल पे जाएंगे, कम करके इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे, तब जाके ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो दो फॉर्मूला मैं हमेशा कहता हूं, एक तो लिमिट करो, जरूरतों को लिमिट करो, और दूसरा लोकल पूरा करो। क्योंकि हमको पता नहीं कि हमारा शर्ट कहाँ से आता, हमारा पेट्रोल कहाँ से आता, हमारी बिजली कहाँ से आती, हमारे कपड़े कहाँ से आते। तो लिमिट करना और लोकल करना, ये दो काम यदि हम सबने पालन किया तो मेरे ख्याल से हम ये धरती को एक जीने लायक धरती छोड़ पाएंगे। वरना जिस तरह से मौसम और तापमान बढ़ रहा है, ऐसा अनुमान है वैज्ञानिकों का कि आने वाले 75 सालों में, मतलब 2100 आते आते, मतलब इस सदी के अंत तक धरती का तापमान मिनिमम 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, और ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मतलब बेस्ट केस सिनारियो 3 डिग्री है, वर्स्ट केस सिनारियो 6 डिग्री है। प्रश्न आज यही उठने लगा है कि क्या ऐसे तापमान पे मनुष्य जीवन संभव भी होगा कि नहीं होगा। तो हम 75 साल में, 100 साल में, 100 साल में मनुष्य के अस्तित्व की बातें कर रहे हैं, वो विषय आ चुका है। तो मैं हमेशा इतनी यात्रा पर रहता हूँ, मैं एक बस में हूँ और 11 साल की यात्रा पर निकला हूँ, अपना घर बार छोड़ के, मेरी बेटियां हैं, पर मैं एक बस में इसलिए रहता हूँ ताकि जनता समझे कि सारी समस्याओं के कारण मेरा उपभोग है और उसका सॉल्यूशन मेरे उपभोग की कमी है। हम सबको ये हमारी जिम्मेदारी है नैतिक, कि हम अपने आने वाले बच्चों के लिए, नाती पोती के लिए जीने लायक धरती छोड़ के जाएं, अपनी जरूरतों को कम करें। बहुत अच्छा मैसेज दिया सर आपने। डॉक्टर RC श्रीवास्तव, आपसे ये जानना चाहेंगे, किसानों की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, सबसे ज्यादा रबी फसलें प्रभावित हो रही हैं। निर्दोष किसानों को मौसम की मार की वजह से फसलों की लागत तक नहीं मिल पा रही है। अब उनके सामने एक बड़ी संकट है कि फसलों को कैसे बचाया जाए। आने वाले समय के लिए किसानों की जो तैयारियां हैं, उस पर अब खतरा मंडरा रहा है। एक संदेश किसानों को कि अब उन्हें किस तरीके से अपनी फसलों को सुरक्षित रखना है, आगे क्या क्या सावधानियां बरतनी है कि उनकी फसलें बच पाएं। नहीं, जैसा मैंने पहले ही कहा कि नहीं, हमें जो है, जो फसलें अभी खड़ी हैं उनमें एक हल्की सिंचाई देनी होगी ताकि उसका तापमान कम हो सके। और हार्वेस्ट करने के बाद अगर
दूसरी फसल हम लगा रहे हैं तो थोड़ा अपने नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र या हम वहाँ के जो जिले के जो कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके कौन सी जो हम फसल लगाएं, जो फसलें हम पहले से लगाते आ रहे हैं उनमें से कुछ बदलाव करने पड़ेंगे कि हम उन फसलों पर ज्यादा जोर दें कि उन फसलों को जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं। ये अब ये चीज टोटली हर जिले से दूसरे जिले में वेरी करती है, इसलिए कोई एक जनरल रिकमेंडेशन नहीं दी जा सकती। ये वहाँ की जो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो स्थानीय कृषि के पदाधिकारी हैं उनसे लिया जा सकता है, बिल्कुल उनसे ये संपर्क करें कि नहीं इस समय हम कौन सी फसलें लगाएं। बिल्कुल। जैसे आने वाले अब गर्मियों में सब्जियां ज्यादातर लगाई जाती हैं, उन सब्जियों में ठीक है सर, ये कौन बहुत सी ही फसल महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बिना सलाह के अगर किसान इस तरीके से कदम उठाते हैं तो नुकसान होगा। चूंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि मौसम के बदलते इस व्यवहार को समझते हुए अब फसलों को कैसे बचाना है, इस पर किसानों को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वेद प्रकाश थे हमारे साथ, डॉक्टर सुजीत शाही थे और प्रोफेसर चेतन हमारे साथ थे, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े थे। एक बार फिर से सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।